तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोगों ने रेस्पिरेटरी सिस्टम की पैथोलॉजी के अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है, उसमें हम लोग एस्थमा को जो है ना वो डिस्कस करेंगे। एस्थमा के बाद फिर आपका ब्रोंकियोस्टेसिस का जो है ना वो टॉपिक आता है। तो एस्थमा को पढ़ने से पहले अगर हम लोग इसकी डेफिनेशन की बात करें तो एस्थमा क्या होता है। अगर आप लोगों से इसकी डेफिनेशन पूछी जाए कि एस्थमा क्या है, तो आप लोगों ने क्या बताना है कि ये एक ऐसी लंग डिजीज है जिसके अंदर क्या होता है, आपके जो रेस्पिरेटरी एयरवेज होते हैं ना, उनके अंदर इंटरमिटेंट ऑब्स्ट्रक्शन होती है। तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। एस्थमा क्या है? ये आपके पास एक ऐसी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी लंग डिजीज है जिसके अंदर क्या होगा, आपके पास इंटरमिटेंट ऑब्स्ट्रक्शन होगी। ठीक है, अब ये जो इंटरमिटेंट ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है ना, ये क्यों होगी? इसकी बहुत सारी काजेज है। हो सकता है कोई एलर्जी हो सकता है कोई इन्फेक्शन हो सकता है बॉडी में कोई स्ट्रेस हो, या हो सकता है बंदे को कोई जेनेटिक डिजीज, मतलब जेनेटिक जो है ना वो टेंडेंसी हो। ये भी मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। आपकी बुक में एक टर्म लिखी होगी एटोपी। एटोपी क्या होता है? ये बेसिकली ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो मरीज होगा ना, उसको बॉडी के अंदर जेनेटिक टेंडेंसी होगी कि उसको कोई ना कोई एलर्जिक डिजीज जो है ना वो डेवलप हो जाए। तो इसी को ही एटॉपिक जो है ना वो एस्थमा, आप लोग पढ़ेंगे आगे कि एटॉपिक एस्थमा या एटॉपिक डर्माटाइटिस। तो बेसिकली एटोपिक का मतलब क्या होता है कि ये आपके पास ऐसी टेंडेंसी होती है, ये जेनेटिक होती है, जिसमें मरीज को ना एलर्जिक डिजीजेस डेवलप होती है। बस उसको हम लोग क्या बोलते होते हैं? एटोपी बोलते होते हैं। तो ये जस्ट मैंने आपको ना अभी एक डेफिनेशन बताई है कि एस्थमा अगर आप लोगों से पूछा जाए तो सिंपल बताओ, इट इज द chronic obstructive pulmonary lung disease which is characterized by the intermittent obstruction, and that obstruction is triggered by the allergen, virus, स्ट्रेस, उसके बाद एटोपी, जिसके अंदर आपके पास आ सकता है। ये आप लोगों ने याद रखना है। ये तो हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी। अब हम बात करते हैं कि जब मैंने यहाँ पे डेफिनेशन आपको बताई तो मैंने जिक्र किया कि इट इज सीओपीडी डिजीज, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी लंग डिजीज है। इसको हम सीओपीडी क्यों बोलते हैं? हालांकि ये सीओपीडी में आता नहीं है, बट इसको क्यों बोलते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को पता है कि जो एस्थमा है ना, ये क्रोनिक डिजीज है। ऐसा नहीं होता कि मरीज मेरे पास आया 2 दिन में वैसे कोई इसको एस्थमा हो गया। एस्थमा एक क्रोनिक आपके पास डिजीज है। फिर उसके बाद ये पल्मोनरी डिजीज, जारी बात है, इसमें आपके रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल का, ठीक है, आपके रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल के अंदर स्मूथ मसले हैं, उनका मसला बनता है, तो वो पल्मोनरी डिजीज होगा। ऑब्स्ट्रक्टिव क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर भी ऑब्स्ट्रक्शन होती है। इसको हम आगे पढ़ेंगे। तो डेट्स वाई इट इज अंडर द कैटेगरी ऑफ सीओपीडी। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि आपका जो एस्थमा होता है, एस्थमा में मेन मसला क्या होता है। तो अब आप लोगों ने यहाँ पे 3 पॉइंट पहले क्लियर करने हैं। एस्थमा की पैथोफिजियोलॉजी को समझने के लिए ये 3 पॉइंट हर बच्चे को पता होने चाहिए। पहला पॉइंट क्या है कि एस्थमा के अंदर जो आपके लंग के अंदर, ठीक है, आपके लंग के अंदर जो ब्रोंकियल वॉल है, ठीक है, आपके लंग के अंदर जो ब्रोंकियल वॉल होती है ना, उनके अंदर अडीमा बनता है। ये भी मैं आगे डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करूंगा कि ब्रोंकियल वॉल में अडीमा कैसे बनता है। सेकंड, आपकी जो ब्रोंकाई या आपकी जो ब्रोंकियल वॉल्स होती है, ठीक है, उनमें जो म्यूकस होते हैं ना वो सिक्रीट होके अकमुलेट हो जाते हैं। थर्ड नंबर पे आपकी ब्रोंकाई का स्पाज्म होता है, जिसको आप लोग ब्रोंकोस्पाज्म बोलते होते हो। ये 3 पॉइंट आप लोगों ने याद रखने हैं, क्योंकि इन्हीं पॉइंट्स की वजह से आपके एस्थमा की पैथोफिजियोलॉजी आपको समझ आएगी। तो आप लोगों ने क्या 3 पॉइंट याद रखने हैं कि एस्थमा की जो पैथोफिजियोलॉजी है, ठीक है, उसमें वाल के अंदर अडीमा बनता है, म्यूकस की सिक्रीशन ज्यादा होती है, ब्रोंकोस्पाज्म होते हैं। अब हम इसको पढ़ते हैं कि यार ये वाल में एडिमा कैसे बनेगा, म्यूकस कैसे बनेगा ज्यादा, ब्रोंकोस्पाज्म कैसे होगा। ठीक है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी इसको पढ़ने से पहले, ठीक है, इसको पढ़ने से पहले हर बच्चे को जो है ना वो पहले थोड़ा सा नॉर्मल जो ब्रोंकाई की स्ट्रक्चर होती है ना उसके बारे में पता होना चाहिए। नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या है? देखो, पहले मैं यहाँ पे नॉर्मल ड्रा करता हूँ, ठीक है, फिर उसको मैं कंपेयर करूंगा एस्थमा के साथ। तो नॉर्मली क्या होता है, ये आपके पास सबसे इनर साइड पे क्या होते हैं, आपका म्यूकस होता है, ठीक है, दिस वन इज द म्यूकस। फिर उसके बाद म्यूकस के बाहर क्या होता है, आपके पास जो आपके सेल्स होते हैं, ठीक है, ये आपके सेल की लेयर है। दिस इज दी सेल लेयर जो आपके म्यूकस के बाहर हो। जारी बात है, जो सेल होते हैं वही तो म्यूकस बनाते हैं। तो सेल के आउटसाइड आपका म्यूकस पड़ा है। फिर उसके बाद आपके सेल्स के आउटसाइड कौन सी लेयर होती है? आप अगर आप लोगों ने हिस्टोलॉजी पढ़ी हुई है तो वहां पे भी आप लोगों को पढ़ाया था कि लेमिना प्रोप्रिया होता है।
तो इन सेल्स के बाहर कौन सी लेयर होगी? दिस इज द लेमिना प्रोप्रिया, ये आप लोगों ने याद रखना है। तो ये लेमिना प्रोप्रिया आपके पास। फिर उसके बाद इस लेमिना प्रोप्रिया के बाहर कौन सी लेयर आती है? आपके स्मूथ मसल की लेयर आती है। तो ये आपके पास क्या है जी? स्मूथ मसल की लेयर है। ये आप लोगों को पहले नॉर्मल हिस्टोलॉजी पता होनी चाहिए। ये मैंने आपको जस्ट एक ब्रोंकाई की जो है ना वो नॉर्मल स्ट्रक्चर बताई है कि सबसे इनर साइड पे क्या होगा? म्यूकस होगा। म्यूकस कौन बनाएगा? आपके सेल बनाएंगे, ठीक है। जो आप लोगों ने पढ़ा था गोबलेट सेल्स होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा था सूडो स्ट्रेटिफाइड जो कोलुमनर सेल होते हैं वो होंगे, ठीक है। उसके आउटसाइड लेमिना प्रोप्रिया होता है। लेमिना प्रोप्रिया के बाहर क्या होता है? स्मूथ मसल होते हैं। अब अगर इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा और एलिब्रेट करूं तो देखो उसमें क्या होगा? ये आपके कोलुमनर सेल है, ठीक है। दीज आर दी सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलुमनर सेल, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखने हैं। फिर इन्हीं कोलुमनर सेल्स के अंदर क्या होते हैं? आपके यहाँ पे बेसिकली गोबलेट सेल पड़े होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। तो आप लोगों ने इसमें चीज क्या याद रखनी है कि देखो ये आपके सेल्स हैं, ठीक है। कौन से सेल्स मैंने बताए? सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलुमनर एपिथेलियम सेल है, ठीक है। और इनका काम क्या? म्यूकस बनाना। तो यहाँ पे क्या होगा? आपका म्यूकस होगा, यहाँ पे पड़ा हुआ है। अब उसके बाद जो सेल्स होते हैं, हर सेल के नीचे यहाँ पे क्या होता है? आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। तो दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन। फिर उसके बाद मैंने क्या पढ़ाया कि इसके नीचे क्या होगा? आपका लेमिना प्रोप्रिया होगा। और जो लेमिना प्रोप्रिया होता है ना, उसके अंदर बेसिकली आपके मास्ट सेल पड़े होते हैं, ठीक है। फिर यही लेमिना प्रोप्रिया होता है जिसके अंदर आपकी कुछ नर्व एंडिंग्स होती हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ नर्व्स भी होती हैं, कुछ मास्ट सेल्स होते हैं, कुछ नर्व्स होती हैं। फिर उसके बाद ये जो लेमिना प्रोप्रिया है इसके आउटसाइड क्या होगा? आपके स्मूथ मसल की, यहाँ पे आपके स्मूथ मसल है, ठीक है। ये नॉर्मल हिस्टोलॉजी हर बच्चे को पता होनी चाहिए क्योंकि एस्थमा के अंदर पैथोफिजियोलॉजी ही समिना सारी स्टोरी है। तो दीज आर दी नॉर्मल, ठीक है। ये भी नॉर्मल है राइट साइड पे, और दिस वन आल्सो नॉर्मल। अब मैं क्या करता हूँ? मैं इसको कंपेयर करता हूँ। लेट्स सपोज एक पर्सन है, अगर उसको एस्थमा और उसकी अगर मैं ब्रोंकाई की स्ट्रक्चर स्टडी करता हूँ तो मुझे क्या डिफरेंस मिलेगा? अब आप लोगों ने ध्यान से समझना है। ये सारी मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, जस्ट अभी डायग्राम के साथ समझे ताकि आपको एक इमेज माइंड में बैठ जाए कि आपने पढ़ना क्या है। तो देखो इसमें क्या होता है? एक तो आपका जो म्यूकस है ना उसकी सिक्रीशन ज्यादा हो जाती है। जब म्यूकस की सिक्रीशन ज्यादा होगी तो आपका ये जो ल्यूमन है ये वाला, मुझे ये बताओ कि ये नैरो होगा या आपके पास ओपन होगा? अगर यहाँ पे म्यूकस इकट्ठा हो जाता है, लेट्स सपोज यहाँ पे आपका म्यूकस इकट्ठा हो जाता है, तो आपका जो ल्यूमन है वो नैरो हो जाएगा। तो देखो अब अगर ल्यूमन नैरो होता है तो मुझे बताओ वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन होगी या डायलिटेशन होगी? जल्दी से बताएं, शाबाश। वहां पे डायलिटेशन होगी या वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन होगी? डेट्स वाई इसको ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज बोलते हैं। तो ये पॉइंट हर बच्चे को क्लियर है कि म्यूकस के ज्यादा होने से ल्यूमन नैरो होगा, ल्यूमन नैरो होने से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद इसके आउटसाइड क्या पड़ा हुआ है? लेट्स सपोज ये आपके सेल्स है, ठीक है। ये आपके सेल्स की लेयर है, ठीक है। सेल्स के बारे में मैंने क्या पढ़ाया था? आपके स्मूथ मसल्स है। तो ये जो आपके स्मूथ मसल की लेयर है ना, बेसिकली इनका भी स्पाज्म हो जाता है। अब आप लोग मुझे ये बताओ कि अगर ये स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इसका जो डायमीटर है वो ज्यादा होगा या कम होगा? अगर ये स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो इसके अंदर जो वो कम हो जाएगा। डायमीटर कम होने का मतलब सिर्फ इतना है कि वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ये तो मैंने इस डायग्राम का बताया। अगर मैं इसकी बात करूँ ना तो इसमें ये होता है बेसिकली आपके ये जो गोबलेट सेल्स हैं ये हाइपर सिक्रीशन करेंगे। यहाँ पे आपका म्यूकस बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा, यहाँ पे म्यूकस इकट्ठा हो जाएगा। दूसरी बात देखो, ये जो आपके पास मास्ट सेल्स है, एस्थमा क्या है? ये एक एलर्जिक डिसऑर्डर है, ठीक है। इसमें बेसिकली आपका कौन सा हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन आता है? जल्दी से बताएं, शाबाश। एस्थमा कौन सी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की एग्जांपल है? टाइप 1। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी में एंटीबॉडीज आईजीई आती हैं और ये मास्ट सेल बनाता होता है, ठीक है। सॉरी, मास्ट सेल कह रहा हूँ, ये आपके प्लाज्मा सेल बनाते होते हैं। आपके प्लाज्मा सेल जो आपके ब्लड के अंदर एंटीबॉडी बनाने वाले सेल होते हैं। और ये जो आईजीई होती है ये जाके मास्ट सेल को एक्टिवेट करती है। तो बेसिकली जो एस्थमा होता है ना, एस्थमा में क्या होता है कि अगर यहाँ पे मास्ट सेल दो पड़े हैं ना तो बिफोर एस्थमा आफ्टर एस्थमा अटैक क्या होगा? यहाँ पे बहुत सारे मास्ट सेल्स इकट्ठे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेमेशन हो रही है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए क्या क्या चीजें आप लोगों ने याद रखने हैं। एक तो आपके जो मास्ट सेल है उनकी जो नंबर है वो ज्यादा हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे जो नंबर ऑफ टी सेल है, अब मुझे ये बताओ कि एंटीबॉडी टी हेल्पर 1 सेल बनाता है या टी हेल्पर 2 सेल बनाता है? जल्दी से बताएं। ये सारे पॉइंट बेसिक्स हैं, ये आपको पता होने चाहिए। तो जो आपकी एंटीबॉडीज होती है वो टाइप 2 सेल से बनती है।
तो यहाँ पे आपके टी हेल्पर टू जो है ना वो सेल भी इकट्ठे हो जाएंगे, ये आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद आपके जो स्मूथ मसल हैं, इन स्मूथ मसल्स की क्या हो जाती है, हाइपरट्रोफी हो जाती है। ये भी पॉइंट आपने याद रखना है कि जो स्मूथ मसल्स होंगे उनकी हाइपरट्रोफी हो जाएगी। फिर उसके बाद जो लेमिना प्रोप्रिया है, लेमिना प्रोप्रिया के अंदर क्या होगा, आपके मास सेल की इन्फिल्ट्रेशन होगी। फिर उसके बाद आपके जो वहां पे टी हेल्पर टू सेल है उनकी इन्फिल्ट्रेशन हो जाएगी। फिर इसी तरह आपके यहाँ पे न्यूट्रोफिल आ जाएंगे, क्योंकि ये भी आपके इन्फ्लेमेशन वाले सेल हैं। ये आप लोगों ने याद रखना है। और उसके बाद ये बेसिकली आपका जो जहाँ पे म्यूकस बन रहे हैं ना, यहाँ पे आपके जो इयोजिनोफिल्स हैं, ठीक है, ये बेसिकली न्यूट्रोफिल की स्ट्रक्चर है। अगर जब भी आप लोगों के सामने मैं डायग्राम ड्रा करूँ ना, अगर उसमें ग्लासेस की तरह का सेल है तो वो इयोजिनोफिल है। और ये जो बेसिकली आपके पास जिसमें तीन आपको लोब नजर आए, ये न्यूट्रोफिल होते हैं। तो आपकी ये जो म्यूकस वाली लेयर है, यहाँ पे बेसिकली इयोजिनोफिल आ जाएंगे। तो ना ये चेंजेस अपने माइंड में आप लोगों ने रखनी है, ये आपकी फर्स्ट एड पे नहीं है। आप लोगों ने एक पेज लेना है, पेज स्टिकी नोट्स लें, ठीक है, उसके साथ पहले नॉर्मल ड्रा करो, फिर उसके बाद ये चेंजेस लिखनी है, ताकि आप लोगों को पता हो ना कि अस्थमा में होता क्या है। कि वहां पे स्मूथ मसल की हाइपरट्रोफी होती है, लेमिना प्रोप्रिया के अंदर टी हेल्पर टू मास सेल, फिर उसके बाद न्यूट्रोफिल इनफिल्ट्रेशन होती है। ये आप लोगों को सारा पॉइंट पता होना चाहिए। अब हमने ये स्टोरी तो सारी पढ़ ली कि यार इसके अंदर स्मूथ मसल की हाइपरट्रोफी होगी, न्यूट्रोफिल आएंगे, मास्ट सेल्स आएंगे। अब हम इसकी ना पैथोफिजियोलॉजी को पढ़ते हैं कि आखिर में ऐसा होता क्या, रीजन होती है जिसकी वजह से ये मास, ठीक है, जिसकी वजह से मरीज की बॉडी के अंदर ये अडीमा, म्यूकस की सिक्रीशन, ये सब कुछ ज्यादा होता है। अब इसको समझने के लिए बहुत ही आसान है। देखो, आपको पता है कि बॉडी के अंदर कोई भी अगर मोस्ट ऑफ द टाइम अगर कोई भी डिजीज डेवलप होती है ना, तो उसकी कोई ना कोई काज होती है। जिसकी कोई काज ना हो उसको इडियोपैथिक बोलते हैं। तो ये जो एस्थमा होता है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है, ये जो मैंने आपको बताया कि स्मूथ मसल की हाइपरट्रोफी होती है, म्यूकस ग्लैंड की सिक्रीशन होती है, फिर उसके बाद आपकी जो ब्रोंकियल वाल है उसमें अडीमा बनता है, ये सब कुछ जो चेंजेस है ना, ये बेसिकली आपकी इन्फ्लेमेशन से ट्रिगर होते हैं। क्योंकि इन्फ्लेमेशन होगी तो जो गोबलेट सेल है वो ज्यादा म्यूकस बनाएंगे, इन्फ्लेमेशन होगी तो आपके मास सेल्स आएंगे, इन्फ्लेमेशन होगी तो न्यूट्रोफिल आएंगे। अब ये इन्फ्लेमेशन कौन करवाता है, इन्फ्लेमेशन हो सकता है आपकी एलर्जी कोई सब्सटेंस हो। आपको पता है अक्सर लोगों को एलर्जी होती है, ठीक है, हो सकता है आपको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो, इन्फेक्शन के बाद भी बाज बाज लोगों को अस्थमा का अटैक हो जाता है। फिर इसी तरह अगर आपको कोई एटोपिक डिजीज है, एटोपिक डिजीज का मतलब होता है बेसिकली आपकी बॉडी में जेनेटिक टेंडेंसी होती है डिजीज को डेवलप करने की, ये आपको पता होना चाहिए। फिर इसी तरह एक और बेसिकली आपकी बुक में लिखा होगा सेम्टर ट्राइएड। इसको अच्छे से आप लोगों ने समझना है कि ये सेम्टर ट्राइएड क्या होता है। देखो, मेरे पास एक मरीज आता है, वो मुझे आके बोलता है डॉक्टर साहब मैं जो है ना वो मतलब एस्प्रिन ड्रग यूज कर रहा हूँ या मैं एनसेड ड्रग ले रहा हूँ। एस्प्रिन या एनसेड, एस्प्रिन या एनसेड लेने की वजह से अगर उसको एस्थमा होता है, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। सेकंड पॉइंट, अगर उस नाक के अंदर पॉलिप्स है, नेजल पॉलिप्स है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। थर्ड नंबर पे अगर ये बंदा कोई कोक्स इनहिबिटर ड्रग लेता है, ठीक है, कोक्स इनहिबिटर अगर कोई ड्रग लेता है, इन तीनों की वजह से, ठीक है, बेसिकली अगर आप इन तीनों को इकट्ठा करोगे ना, एस्थमा विच इज बिकॉज ऑफ एनसेड या एस्प्रिन, नेजल पॉलिप्स, और उसके बाद अगर किसी को कोक्स इनहिबिटर ड्रग लेने की वजह से क्या होता है, आपके पास एस्थमेटिक अटैक आता है, तो उसको सेम्टर ट्राइएड बोलते होते हैं। तो सेम्टर ट्राइएड में तीन चीजें हैं कि मरीज को एस्थमा होगा बिकॉज ऑफ एस्प्रिन या एनसेड, मरीज को नेजल पॉलिप्स होंगे, और मरीज को कोक्स इनहिबिटर की सेंसिटिविटी होगी। देखो, नॉर्मली क्या होता है जब आपको कोक्स इनहिबिटर की सेंसिटिविटी होती है ना, तो आपकी बॉडी के अंदर ल्यूकोट्रीन ज्यादा बनते हैं। ये जो ल्यूकोट्रीन्स होते हैं ना, ये इन्फ्लेमेटरी बेसिकली सिग्नल्स होते हैं। और ये जो इन्फ्लेमेटरी सिग्नल्स होते हैं ना, ये आपका ब्रोंको स्पाज्म या ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करवाते होते हैं, या आपका एयरवे कंस्ट्रिक्शन कराते हैं, जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन आती है। ये आप लोगों को बताना चाहिए। ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखने हैं। अब बेसिकली मैं एग्जांपल लेता हूँ कि एक पर्सन है, उसको लेट्स सपोज अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ था, या उस मरीज को एलर्जी का किसी चीज से, ठीक है, और वो क्या करता है, वो आपके पास मतलब जिस चीज से उसको एलर्जी है वो सब्सटेंस लेता है, ठीक है। सब्सटेंस लेने के बाद क्या होगा, बेसिकली ये आपकी बॉडी के अंदर जाएगा, आपकी बॉडी के अंदर ये एज एंटीजन के तौर पे काम करेगा।
एंटीजन उस चीज को बोलते हैं जो आपकी बॉडी में जाके इम्यून सेल को एक्टिवेट करे। तो ये जो एंटीजन है ये क्या करेगा, आपके वहां पे डेंड्रिटिक सेल होते हैं, ठीक है। अब देखो ये एक और पॉइंट है, व्हाट इज डेंड्रिटिक सेल? वो सेल जो एंटीजन को पकड़ के टी सेल को दे, उसको डेंड्रिटिक सेल या एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल बोलते होते हैं, एपीसी। तो ये एंटीजन है, यहाँ पे आपके टी हेल्पर मतलब सेल है। अब ये जो टी हेल्पर सेल है, अगर आप इसको एंटीजन दोगे ना, तो फिर ये क्या करेगा, आपका प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट होगा। प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट होगा तो आपकी आईजीई बनेगी। अब बात ये है कि ये एंटीजन डायरेक्टली टी सेल के पास नहीं आएगा, इसको पहुंचाने के लिए हमारे पास ये डेंड्रिटिक सेल होते हैं। ये डेंड्रिटिक सेल क्या करेंगे, आपके एंटीजन को पकड़ेंगे, आपके लंग्स के अंदर नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं आपका जो लेमिना प्रोपरी है, ठीक है। तो ये डेंड्रिटिक सेल क्या करेंगे, इस एंटीजन को पकड़ेंगे, पकड़ के क्या करेंगे, टी सेल को दे देंगे। जो टी सेल होगा ना, वो टी हेल्पर टू में कन्वर्ट होगा। और जो टी हेल्पर टू है ये आपका प्लाज्मा सेल के अंदर कन्वर्ट होता है। प्लाज्मा सेल क्या करेंगे, आपकी एंटीबॉडी बनाएंगे। और ये जो आईजीई एंटीबॉडी ये क्या करेगी, ये जाके मास्ट सेल को एक्टिवेट करेगी। और जब आपका मास्ट सेल एक्टिवेट होगा ना, तो ये क्या करेगा, इंटरल्यूकिन 4 और इंटरल्यूकिन 5 बनाएगा। अब ये जो इंटरल्यूकिन 4 है ना, ये आपके इयोजिनोफिल को बनाएगा, जो आपके मतलब इयोजिनोफिल सेल उनको बुलाएगा कि भाई जल्दी से आओ। तो जब इयोजिनोफिल जाएंगे वहां पे इन्फ्लेमेशन होगी। फिर इसी तरह आपका जो इंटरल्यूकिन 5 है, ये आपके न्यूट्रोफिल को भी बुलाते हैं। तो मतलब ये है कि जब आपका आईजीई बनेगा, ये आईजीई क्या करेगा, मास्ट सेल को एक्टिवेट करेगा। जब मास्ट सेल एक्टिवेट होते हैं ना, तो वो क्या रिलीज करेंगे, आपका हिस्टामीन बनाएंगे। वो आपका इंटरल्यूकिन 4 बना सकते हैं, इंटरल्यूकिन 5 बना सकते हैं। तो हिस्टामीन क्या करेगा, ये कल भी आप लोगों को पढ़ाया था कि हिस्टामीन क्या करता है, आपके एयरवे की जो है ना वो ऑब्स्ट्रक्शन करेगा। ये आप लोगों ने याद रखने। और जो इंटरल्यूकिन 4 5 है, इनको बेसिकली हम लोग साइटोकाइन बोलते हैं। साइटोकाइन का मतलब होता है कि वो सिग्नल जो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी वाले सेल की तरफ बुलाए। ये आप लोगों ने याद रखने। तो अब देखो ना, अगर लेट्स सपोज ये सारी इन्फ्लेमेशन आपके लंग में हो रही है, ठीक है, तो आपके लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि यहाँ पे ये सारी इन्फ्लेमेशन हो रही है, तो जब यहाँ पे ये सारा इन्फ्लेमेशन वाला प्रोसेस स्टार्ट होगा, यहाँ पे जब मास सेल्स आएंगे, मास्ट सेल जब डीग्रेनुलेट होंगे, अंदर से हिस्टामीन बनेगा। हिस्टामीन आपका क्या करेगा, ब्रोंकोस्पाज्म कराएगा। फिर उसके बाद आपके ये जो न्यूट्रोफिल आएंगे, ठीक है, ये आके इन्फ्लेमेशन करेंगे। इन्फ्लेमेशन होगी तो आपके जो गोबलेट सेल है वो इरिटेट होंगे। गोबलेट सेल इरिटेट होंगे तो सिक्रीशन ज्यादा होगी। जब आपकी सिक्रीशन ज्यादा होगी तो म्यूकस ज्यादा बनेगा। अब देखो ना, अगर ये लेट्स सपोज आपकी ब्रोंकियल वाल है, ठीक है, तो अगर यहाँ पे लेट्स सपोज आपका एलर्जी वाला सब्सटेंस आया था, उसने यहाँ पे इन्फ्लेमेशन स्टार्ट की है, तो जब यहाँ पे म्यूकस ज्यादा बनेगा, तो म्यूकस ज्यादा बनेगा तो यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, तो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेगा। यहाँ पे आपकी जो ब्रोंकियल स्मूथ मसल है साइड पे, तो जब ये स्मूथ मसल इरिटेट होंगे तो ये ब्रोंकोस्पाज्म कराएंगे, तो यहाँ फिर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी। फिर इसी तरह क्या होता है कि जब आपके न्यूट्रोफिल्स आते हैं, तो न्यूट्रोफिल जब आएंगे आके इन्फ्लेमेशन करेंगे, यहाँ पे डैमेज करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, आपके एयरवे के अंदर अडीमा बन जाएगा, ठीक है। तो आप देखो ना, आप सिंपल सी बात है, जब आप लोगों को कोई भी मतलब लेट्स सपोज कहीं पे भी कोई, अगर मैं आपको कहता हूँ कि यार अपने हैंड को जो है ना वो जोर से अपने दूसरे हाथ के ऊपर मारो, तो आप ट्रोमा कर रहे हो। ट्रोमा के अंदर क्या होता है, आपका जहाँ पे ट्रोमा होगा वहां पे सोजश हो जाती है बाज दफा। क्यों? क्योंकि वहां पे डैमेज हुआ था, डैमेज की वजह से आपकी जो वेसल या कैपिलरी की परमेबिलिटी थी वो डैमेज हुई थी, वहां पे अडीमा बन गया। सेम इसी तरह लंग के अंदर जब इन्फ्लेमेशन होती है, तो इन्फ्लेमेशन के अंदर क्या होता है, थोड़ी बहुत ही वहां पे बेसिकली जो है ना वो इरिटेशन की वजह से आपके पास अडीमा बनते हैं। ये बस आप लोगों ने इसके अंदर जो है ना वो पॉइंट याद रखना, ये आपको पता होना चाहिए। और इसमें सिंपल याद रखो कि बेसिकली जो आपका, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि एस्थमा कौन सा हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन टाइप 1 है, एस्थमा के अंदर आपके जो एयरवे हैं उनके अंदर क्या हो जाता है, रिस्पॉन्स ज्यादा हो जाता है। दे आर हाइपर रिस्पॉन्सिव। हाइपर रिस्पॉन्सिव का मतलब होता है कि वो आपकी ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन ज्यादा कराएंगे। अगर थोड़ा सा भी एलर्जन आएगा ना, तो फौरन से वो कंस्ट्रिक्ट कर जाएंगे। ये आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद आपकी बुक में एक टर्म लिखी होगी म्यूकस प्लग। म्यूकस प्लग क्या है, अभी आपको बताया। देखो ये आपका लेट्स सपोज एयरवे है, मैं इसको रेस कर देता हूँ। लेट्स सपोज ये आपका एयरवे है, यहाँ पे आपके म्यूकस ग्लैंड्स हैं, गोबलेट सेल जिसको आप गोबलेट सेल बोलते हो। तो जब ये सेल्स या जब ये ग्लैंड इरिटेट होंगे, तो यहाँ पे सिक्रीशन ज्यादा होगी। जब ये सिक्रीशन ज्यादा होगी, तो यहाँ पे म्यूकस इकट्ठा हो जाएगा। जहाँ पे म्यूकस इकट्ठा होगा उसको म्यूकस प्लग बोलते होते हैं। ये आप लोगों ने याद रखना है। तो ये आपको पता हो। अब देखो,
लेट्स सपोज एक अस्थमा वाला पेशेंट है, ठीक है, वो क्या करता है, वो आपके पास खांसी करता है। अगर खांसी के अंदर या उस ये जो म्यूकस बाहर आता है, ठीक है, इस म्यूकस के अंदर अगर आपके जो रेस्पिरेटरी ट्री है उसका एपिथेलियम शेड होके बाहर आ जाए, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, अगर एक पर्सन के म्यूकस के अंदर, म्यूकस प्लग के अंदर एपिथेलियम शेड होके आ जाए ना, उसको बेसिकली आप लोग बोलते होते हो कर्शमैन स्पाइरल। इन टर्म्स को समझ लो, ये सारा कुछ आप लोगों की बुक पे लिखा हुआ है, तो जस्ट हर बच्चे को पता होना चाहिए व्हाट इज कर्शमैन स्पाइरल। ये क्या होता है कि आपके जो एपिथेलियम है रेस्पिरेटरी ट्री का, जब वो टूट जाता है, जब वो शेड हो जाता है और वो, आवाज आ रही है जी सबको? आवाज अब ठीक है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मुझे पहले ये बताओ कि आप सब लोगों को जो कर्शमैन स्पाइरल है वो क्लियर हो गया ना? अभी चारकोल लेडिन में दोबारा बताता हूँ, वो सबको क्लियर है कि आपके पास कर्शमैन स्पाइरल क्या होता है? ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे आपके पास कि चारकोट लेडिन क्रिस्टल क्या होते हैं, ठीक है, इसका क्या मतलब है। तो देखो, एक मरीज है, उसको एस्थमा है, ठीक है, एस्थमा के अंदर जब उसको स्पुटम आता है ना, तो स्पुटम के अंदर अगर आपको मरीज के स्पुटम के अंदर इयोजिनोफिल मिलते हैं, अगर मरीज के स्पुटम के अंदर एस्थमा में आपको इयोजिनोफिल मिले, और ये जो इयोजिनोफिल है ये मिलके क्या करें, क्रिस्टल्स बनाएं, उनको बोलते होते हैं चारकोट लेडिन क्रिस्टल। और ये जो बेसिकली क्रिस्टल्स होते हैं ना, दे आर हेक्सागोनल, इनकी 6 साइड होती हैं और ये डबल पॉइंटेड होते हैं, ठीक है। ये आपकी बुक में डायग्राम बनी हुई है, मैं जब फर्स्ट एड से रीडिंग करवाऊंगा तो वहां पे आप लोगों को डायग्राम दिखा दूंगा। बस यहाँ पे इतना याद रखो कि एक मरीज एस्थमा का है, उसके स्पुटम के अंदर जब इयोजिनोफिल आते हैं और वो इयोजिनोफिल मिलके क्या करते हैं, हेक्सागोनल क्रिस्टल बनाते हैं, उसको बोलते हैं बेसिकली चारकोट लेडिंग क्रिस्टल। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये बेसिकली था आपका एस्थमा के ऊपर, ठीक है। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि अस्थमा की डेफिनेशन क्या है, फिर उसके बाद पता होना चाहिए अस्थमा की काजिस आप लोगों को बताई, फिर उसके बाद पैथोफिजियोलॉजी जितनी भी बताई है वो आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आती है अस्थमा की डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट, ठीक है। ये आपका जो मेडिसिन स्टेप टू सीके की बुक है उससे करेंगे। अच्छा, यहाँ पे कुछ बच्चे यूएसएमएल स्टेप 1 की तैयारी कर रहे हैं, वो क्लास ज्वाइन करते हैं। जब मैं यूएसएमएल स्टेप 2 सीके से पढ़ाऊँ ना, मेडिसिन और सर्जरी, वो आप लोगों ने नहीं करनी, क्योंकि जो आपका यूएसएमएल स्टेप 1 है उसमें मेडिसिन और सर्जरी नहीं होता, वो ओनली बेसिक्स होता है। तो अगर आप लोग मेडिसिन और सर्जरी वाला पोर्शन स्किप भी करना चाहो वो कर सकते हो, वो आप लोगों के एग्जाम के लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है। मतलब मैंने अस्थमा का टॉपिक जितना अभी आप लोगों को पढ़ाया है ना, इतना आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। अब आगे आगे मैं डायग्नोसिस को डिस्कस करूं या ट्रीटमेंट को डिस्कस करूं, देखो ट्रीटमेंट के अंदर ड्रग्स का आपको पता होना चाहिए, लेकिन मतलब मेडिसिन के अंदर हम लोग पढ़ते होते हैं कि कौन सी ड्रग्स देनी है, तो मेडिसिन में फार्मा आती है, वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट होती है, वो आप लोग कर सकते हैं। तो ये बेसिकली आपका एस्थमा का टॉपिक था। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो सेकंड टॉपिक आता है आपका क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव जो लंग डिजीज है, ठीक है। ये ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज के अंदर वो आपका ब्रोंकियोक्टेसिस, और ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोगों ने अच्छे से जो है ना वो समझना है कि ब्रोंकियोक्टेसिस क्या होता है। अच्छा, सबसे पहले आप लोगों में से किसी बच्चे को पता है कि ब्रोंकियोक्टेसिस क्या है? किसी बच्चे को आइडिया हो कि व्हाट इज ब्रोंकियोक्टेसिस, ब्रोंकियोक्टेसिस क्या होता है? अच्छा, अब इसमें भी कुछ बातें पहले जो बेसिक आपको पता होनी चाहिए कि ये जो ब्रोंकियोक्टेसिस है ना, ये भी एक आपके पास ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज है। अब देखो, अगर मैं ऑब्स्ट्रक्टिव का नाम बोलूँ ना तो इसका मतलब ये होता है कि आपका ये जो एयर वे है ना इसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आती है। अब आप लोग मुझे ये बताओ,
कि पीछे हम लोगों ने कौन से मैकेनिज्म्स पढ़े हैं जिनके अंदर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होती है। पीछे भी आप लोगों को ये पढ़ाए हैं कि आपका जो म्यूकस है अगर वो ज्यादा बनता है, ठीक है, तो आपके एयरवे की ऑब्स्ट्रक्शन होगी। तो बेसिकली जो ब्रोंकिएक्टेसिस है इसको ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर भी क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन होती है। और वो ऑब्स्ट्रक्शन कैसी होती है, इट इज बिकॉज ऑफ इंक्रीज अमाउंट ऑफ म्यूकस, या आपका जो सिक्रीशंस होती हैं वो ज्यादा बनती हैं। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की, ब्रोंकियोक्टेसिस क्या होता है। तो आप लोगों ने क्या याद रखना है कि ब्रोंकियोक्टेसिस एक ऐसी लंग की या रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिजीज है जिसमें आपके ब्रोंकाई की डायलिटेशन होती है। बेसिकली डायलिटेशन ऑफ ब्रोंक्यूल, इसको ब्रोंकियोक्टेसिस बोलते होते हैं। अब हम इस सारी डिजीज को पढ़ेंगे अच्छे से। तो देखो मैंने क्या बताया, एक तो इसमें म्यूकस बनता है, म्यूकस ज्यादा बनेगा तो ऑब्स्ट्रक्शन होगी। दूसरा मैंने ये बताया कि इसके अंदर क्या होता है, आपके जो ब्रोंक्यूल्स की क्या होती है, डायलिटेशन ऑफ ब्रोंक्यूल, ठीक है, ये मैंने आपको बताया। ये इसमें मेन मसला होता है। फिर उसके बाद अगर म्यूकस ज्यादा बनेगा, म्यूकस ज्यादा बनने की वजह से क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन होगी, जिसलिए इसको बोलते होते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज। अब हमने ये पढ़ना है कि भाई पहली बात तो म्यूकस क्यों ज्यादा बनते हैं, ठीक है, दूसरी बात कि एयरवे की डायलिटेशन क्यों होती है। इनको अगर समझ लिया तो ये ब्रोंकियोक्टेसिस का टॉपिक जो है ना वो इजी हो जाएगा। अब इसको समझने के लिए पहले नॉर्मल आप लोगों को एक म्यूकोसिलरी जो मैकेनिज्म है वो पता होना चाहिए, और ये मैंने पढ़ा भी दिया ऑलरेडी, बट इसको मैं आज यहाँ पे दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि म्यूकोसिलरी मैकेनिज्म क्या है। देखो म्यूको का मतलब होता है म्यूकस, सिलरी का मतलब होता है सिलिया, और मैकेनिज्म का मतलब ये है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपकी जो सिलिया होती है ना लंग्स के अंदर, वो म्यूकस को बाहर निकालते हैं। जब म्यूकस बाहर आता है तो वो उसको आप स्पुटम बोलते होते हो, ठीक है। तो स्पुटम क्या है, बेसिकली लंग की सिक्रीशंस है जिसको आप कफ करके बाहर निकालते हो। अब हमने ये पढ़ना है पहले कि नॉर्मल पर्सन में स्पुटम कैसे आते हैं, फिर हम डिजीज को पढ़ेंगे। तो देखो लेट्स सपोज ये आपके जो है ना वो रेस्पिरेटरी एपिथेलियम है, ठीक है, दिस इज द रेस्पिरेटरी एपिथेलियम। इस एपिथेलियम के ऊपर क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं इस तरह, इनको सीलिया बोलते होते हैं। अब देखो ना, अगर लेट्स सपोज यहाँ पे आपकी म्यूकस की सिक्रीशन होती है लेट्स सपोज, तो अब ये वाली सिक्रीशन कैसे बाहर आएगी, तो ये जो नीचे वाला सीलिया जब ये मूव करेगा तो ये सिक्रीशन अपवर्ड चली जाएगी, जब ऊपर वाला मूव करेगा तो ये अपवर्ड चली जाएगी, फिर इसी तरह जब उससे ऊपर वाला मूव करेगा तो ये अपवर्ड आएगी। तो मतलब ये है कि ये आपकी नीचे से अपवर्ड जाती है, जो सिक्रीशंस होती हैं उनको आप लंग के मतलब नीचे से ऊपर की तरफ बाहर लेके जाते हो, इसको बोलते हैं अस्कलेट। अस्कलेट का मतलब क्या होता है कि आप लंग के अंदर जो सिक्रीशंस है उनको बाहर निकाल रहे हो, इसीलिए इसको म्यूको जो है ना वो सिलरी मैकेनिज्म या म्यूको अस्कलेटरी मैकेनिज्म भी बोलते होते हैं। तो आपकी बुक के अंदर अगर कोई भी टर्म आए तो आपको एटलीस्ट कंफ्यूज नहीं होना कि पता नहीं अभी एस्केलेशन का क्या मतलब है। एस्केलेशन का मतलब सिर्फ इतने कि वहां पे जो सिक्रीशन इकट्ठी होती है ना, उनको आपका सिलिया बेंड करके मूव करके क्या करता है, बाहर निकाल देते हैं। ये नॉर्मल मैं बता रहा हूँ कि नॉर्मल हेल्दी पर्सन में ऐसे होता है, जो आपके लंग के अंदर जो म्यूकस होता है उसको बाहर निकाल दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्पुटम, या फिर आप इसको स्वालो कर लेते होते हो। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जरूरी नहीं कि आप हर दफा स्पुटम बाहर ही आता है, आप उसको स्वालो भी कर लेते हो, ठीक है। अब लेट्स सपोज अगर एक मरीज है उसकी बॉडी के अंदर ये डिसफंक्शन है इसका, सबसे पहले कौन सी डिजीज है जिसके अंदर सीलिया काम नहीं करता। आप लोगों में से किसी को पता हो कि सीलिया के डिसफंक्शन किस में होता है, कौन सी डिजीज है जिसमें सीलिया काम नहीं करता। बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपके एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। उसको बोलते हैं केरेटा जिनार सिंड्रोम, ठीक है, या बेसिकली उसको बोलते हैं प्राइमरी सिलरी डिस्कनेजिया। प्राइमरी सिलरी डिस्कनेजिया या आपका क्रेटा जिनार सिंड्रोम, ठीक है। ये बेसिकली ऐसी डिजीज है जिसके अंदर क्या होता है, आपके सिलिया की मोटेलिटी खत्म होती है। एक तो ये काज आपने याद रखने। दूसरा मैंने आप लोगों को पढ़ाया था स्मोकिंग। स्मोकिंग के अंदर भी आपके सीलिया का डैमेज होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये आप लोगों ने दोनों याद रखने। अब देखो लेट्स सपोज ये आपकी अल्विलाई है, आपकी ब्रोंकाई है लेट्स सपोज। अब आप लोगों ने मुझे बताना है साथ साथ, ठीक है, कि आपके पास लेट्स सपोज यहाँ पे आपके एपिथेलियल सेल है, ठीक है, जिनके ऊपर यहाँ पे सीलिया पड़ा होता है। अब क्या होता है कि नॉर्मली यहाँ पे सिक्रीशन होती है, ये सिक्रीशन है, ठीक है। अगर एक मरीज उसकी ये सीलिया काम नहीं करते तो मुझे ये बताओ कि ये सिक्रीशन यहाँ पे इकट्ठी होंगी या बाहर निकलेंगी, जल्दी से बताएं। ये सिक्रीशन यहाँ पे इकट्ठी होंगी या बाहर निकलेंगी, जो सिक्रीशन है ये आपकी यहाँ पे इकट्ठी हो जाएंगी। जब ये सिक्रीशंस यहाँ पे इकट्ठी होंगी, ठीक है, तो इकट्ठी होकर यहाँ पे क्या बन जाएगा, म्यूकस प्लग बन जाएगा। जब ये म्यूकस प्लग बनेगा तो यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगी, ठीक है, इस तरह से। जब ऑब्स्ट्रक्शन आएगी तो क्या होगा, आपकी नीचे वाली
जो अल्वुलाई है, मतलब ये वाला जो पार्ट होगा, इसका मतलब ये है कि ना तो ऑक्सीजन अंदर आ सकती है, ना ही CO2 बाहर जा सकती है। एक तो ये मसला होगा। दूसरा मसला क्या होगा कि आपका यहाँ पे बैक्टीरिया की प्रोलिफरेशन के चांसेस ज्यादा होंगे, बैक्टीरिया ज्यादा आएगा। अगर बैक्टीरिया ज्यादा आएगा तो क्या होगा, आपको रिकरेंट इन्फेक्शन होगी। ब्रोंकियो एक्टेसिस के अंदर जो डायलिटेशन होती है ना, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ रिकरेंट इन्फेक्शन। बार बार इन्फेक्शन होती है। इन्फेक्शन की वजह से क्या होता है, आपके ब्रोंकाई का डैमेज होता है। बार बार ब्रोंकाई का डैमेज होने से क्या होता है, आपके जो एयरवेज होते हैं वो डायलेट हो जाते हैं। आप लोगों ने बस इतना याद रखना है, व्हाट इज ब्रोंकियोस्टेसिस, इट इज द डायलिटेशन ऑफ एयरवेज। डायलिटेशन ऑफ एयरवेज कैसे होती है, इट हैज डिफरेंट मैकेनिज्म्स। उनमें एक मैकेनिज्म मैंने बताया, म्यूकोसिलरी मैकेनिज्म का डिस्टर्ब होना, कि जब म्यूकोसिलरी मैकेनिज्म डिस्टर्ब होता है, आपके सीलिया काम नहीं करते, वहां पे म्यूकस इकट्ठा होता है, वहां पे बैक्टीरिया आता है, बैक्टीरिया आएगा, इन्फेक्शन होगी, ऊपर से ऑब्स्ट्रक्शन होगी, ऊपर से आप बैक्टीरिया को क्लियर नहीं कर सकते, क्योंकि बैक्टीरिया को क्लियर आपके सीलिया करते हैं। देखो ना, अगर यहाँ पे म्यूकस है और अंदर आके बैक्टीरिया अटक जाता है, तो इस सिलिया ने बाहर निकालना है, ये क्लियर करेगा। इसको बोलते हैं इम्पेयर्ड क्लियरेंस, कि जब आपका म्यूकोसिलरी डिसफंक्शन होगा तो आपकी क्लियरेंस इंपेयर हो जाएगी। तो वहां पे फिर क्या होगा, आपका जो रिस्पॉन्स है आपकी बॉडी का वो डिसरेगुलेट हो जाएगा। वहां पे बैक्टीरिया ज्यादा होंगे तो न्यूट्रोफिल भी ज्यादा आएंगे, इम्यूनिटी वाले सेल भी ज्यादा आएंगे। तो होस्ट रिस्पॉन्स क्या हो जाएगा, डिसरेगुलेट, चेंज हो जाएगा। तो वहां पे फिर ब्रोंकाई की इन्फ्लेमेशन होगी, इन्फ्लेमेशन की वजह से डायलिटेशन होगी। बस ये आप लोगों ने इसमें याद रखना है। ये तो मैंने एक आपको मैकेनिज्म बताया। अब देखो, लेट्स सपोज एक बंदा है, उसका सीलिया ठीक है, ये उसकी ब्रोंकाई है, और यहाँ पे उसका कोई मैस पड़ा हुआ है, ये कोई फॉरेन बॉडी है, ठीक है, फॉरेन बॉडी है या कोई मैस है। तो अब मुझे आप लोग ये बताओ कि अगर ये मैस यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं, तो क्या आप यहाँ से म्यूकस को बाहर निकाल सकते हो? क्या आपकी यहाँ पे नॉर्मल एयर आएगी, CO2 बाहर जाएगी? बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इट्स मीन के जो इटियोलॉजी है आपकी ब्रोंकियल इन्फ्लेमेशन की, उसके डिफरेंट पाथवेज हैं। ठीक है, कि ब्रोंकियल जो इन्फ्लेमेशन है वो सीलिया की वजह से भी हो सकती है, डिसफंक्शन से, वो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से भी हो सकती है। फिर इसी तरह बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपके एग्जाम का MCQs भी है। देखो, ये आपके लंग के अंदर सेल्स होते हैं, ठीक है, आपके रेस्पिरेटरी ट्री के अंदर ये सेल है। इन सेल्स का नॉर्मल काम क्या होता है, अपने अंदर से क्लोराइड को बाहर फेंकना। जब क्लोराइड आपका यहाँ पे आता है ना, तो यहाँ पे म्यूकस पड़ा होता है, तो ये म्यूकस के साथ मिलके क्या करेगा, वाटर को अपने, क्योंकि क्लोराइड क्या करेगा, बेसिकली वाटर को भी अपने साथ सक करते हैं। तो जब क्लोराइड आपके यहाँ पे म्यूकस वाली जगह पे आता है ना, तो साथ वाटर भी आएगा। तो मुझे आप ये बताओ कि जब म्यूकस में आप वाटर ऐड करोगे, तो ये म्यूकस थिन होगा या थिक होगा? इट इज ओनली बिकॉज ऑफ क्लोराइड। ठीक है, क्लोराइड आया, उसने क्या किया, म्यूकस के अंदर, मतलब वाटर को भी साथ लेके आया, वहां पे जो म्यूकस है वो थिन हो जाएगा। अब मुझे ये बताओ कि थिक म्यूकस को बाहर निकालना आसान है या थिन म्यूकस को बाहर निकालना आसान है? कौन से म्यूकस को बाहर निकालना आसान है? अगर म्यूकस थिन होगा, ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। अब लेट्स सपोज, अच्छा जी, थिक इजी नहीं है। देखिए, आपके लंग के अंदर अगर सिक्रीशंस वाटरी होंगी, तो आप उनको इजीली बाहर निकाल सकते हो। अगर आपके लंग के अंदर सिक्रीशन इकट्ठी हो जाएंगी, जम जाएंगी, थिक हो जाएंगी, तो आप उनको बाहर नहीं निकाल सकते। तो डेट्स वाई जो सिक्रीशन आपके पास थिन होती है, इट इज इजीली जो है ना वो, कह लो कि पुश आउट, या उसको आप इजीली बाहर निकाल सकते हो। लेकिन जो थिक हो जाए, ठीक है, वो वहां पे जम जाएगी, तो जमी हुई चीज को बाहर निकालना डिफिकल्ट होता है। ये आप लोग सिंपल याद रखो। ठीक है, अब चलो मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। आपने क्या किया है, आपके पास एक जो है ना वो गिलास है वाटर का, ठीक है। आप क्या करते हो उसको, मतलब आपने पानी का भरा है, और पानी का भर के जो है ना वो आप कहते हो कि मैंने पानी ठंडा पीना है, ठीक है, आप उसको फ्रीजर में रख देते हो। अब जब आपने उसको फ्रीजर में रखा है, तो अनफॉर्चुनेटली क्या होगा, उस पानी के अंदर जो है ना वो आपके, मतलब फ्रीज हो गया वो पानी, उसमें बर्फ बन गई है। ठीक, एक तो पानी है ना, चलो आपके पास थोड़ा थोड़ा ठंडा होता है। चलो इसको और हम थोड़ा एक कोशिश करते हैं एलिब्रेट करने की। आपके पास 2 ग्लास ऑफ वाटर है, ठीक है, आपने दोनों पानी के भर के जो है ना वो रख दिए हैं फ्रीजर के अंदर, ठीक है। एक में जो है ना वो आपकी, मतलब बर्फ बन गई है, वो फ्रीज हो गया टोटली। और दूसरे के अंदर जो है ना वो आपके पास क्या है, मतलब वो उसके अंदर आपके पास बर्फ नहीं बनी, वो टोटली फ्रीज नहीं हुआ, बस जो उसका मतलब कह लो कि पानी वो थोड़ा थोड़ा ठंडा हो गया। अब आप लोग मुझे ये बताओ कि किस में से पानी निकालना आसान है, ये जो फ्रीज हो गया इसमें से, मतलब अगर आपको मैं कहूँ कि पानी निकालो, ठीक है, अगर आप उसको उल्टा करते हो, तो पानी मेरे ख्याल में जो फ्रीज है उसमें से नहीं निकलेगा।
क्योंकि वो ऑलरेडी फ्रीज हो चुका है। तो भाई सेम इसी तरह है आपके लंग के अंदर, ठीक है, आपके लंग के अंदर जब सिक्रीशंस वाटरी होती है ना, तो उनको बाहर निकालना आसान है, लेकिन जब थिक होंगी दे आर डिफिकल्ट। तो जब अब क्या होता है कि एक मरीज उसको सिस्टिक फाइब्रोसिस है, तो जब सिस्टिक फाइब्रोसिस होती है ना, तो आपके ये क्लोराइड के चैनल खराब हो जाते हैं। जब क्लोराइड के चैनल खराब होंगे तो सेल के अंदर से क्लोराइड बाहर नहीं आएगा। जब क्लोराइड बाहर नहीं आएगा तो अब आप लोग मुझे ये बताओ कि अगर यहाँ पे क्लोराइड नहीं आता साथ वाटर आएगा? अगर यहाँ पे आपका क्लोराइड नहीं आता तो साथ वाटर भी नहीं आएगा। जब वाटर नहीं आएगा तो ये म्यूकस मुझे अब बताओ थिन होगा या थिक होगा? जल्दी से बताएं। तो ये आपका म्यूकस थिक हो जाएगा, इसको बोलते हैं इन इंसिपिस्टिड, ठीक है? ये आपकी बुक के अंदर टर्म लिखी होगी, आप लोगों ने इसको अच्छे से पढ़ लेना है। आपकी बुक में लिखा होगा सिस्टिक फाइब्रोसिस के आगे कि इट शोज अ कफ्ड अप इंसिपिस्टिड म्यूकस प्लग। ये मैं आगे आप लोगों को फर्स्ट एड से पढ़ के बता दूंगा, बट इसका मतलब सिर्फ इतना है कि जो म्यूकस होगा वो थिक होगा, ये आपको पता होना चाहिए। ये तीसरी काज है। अच्छा, बाज दफा क्या होते हैं, कुछ लोग अम्यूनो कम्प्रोमाइज होते हैं, एचआईवी के लोग होते हैं, एड्स के लोग होते हैं, ठीक है, उनको बार बार जो है ना वो आपके फंगस की इन्फेक्शन होती है, अस्पर्जिलस, ठीक है, उसको बोलते हैं एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी अस्पर्जिलोसिस, ठीक है, एलर्जिक, उसके बाद ब्रोंको पल्मोनरी अस्पर्जिलोसिस, ठीक है, एलर्जिक ब्रोंको पल्मोनरी अस्पर्जिलोसिस। इसमें क्या होता है, आपकी फंगस की जो है ना वो इन्फेक्शन होती है ब्रोंकाई के अंदर, ठीक है, ये और ये एलर्जिक भी होता है इसके साथ। तो बस ये आप लोगों ने इसमें याद रखना है। फिर इसी तरह अगर किसी को आपके पास माइकोबैक्टीरियम एवियम जो टीबी वाले बैक्टीरिया है, ठीक है, तो माइकोबैक्टीरियम एवियम, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये सारी इन्फेक्शन इटसेल्फ भी क्या कर सकती है, बार बार अगर इन्फेक्शन हो रही है तो ब्रोंकिटिस हो सकती है। ये आप लोगों ने इसमें याद रखना है। तो ये बेसिकली आपको पता होना चाहिए। और दूसरी बात देखो ना, अगर इसके अंदर मरीज कफ करेगा तो भाई जहरी बात है, यहाँ पे तो सिक्रीशन ज्यादा होती है, ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, आपके पास जो बेसिकली स्पुटम आएगा ना, एक तो वो बहुत थिक होगा, ये आपने याद रखना है। दूसरा वो जो स्पुटम होगा ना वो बहुत ज्यादा होगा, मतलब उसकी जो मिकदार है ना वो बहुत ज्यादा होगी, ये आपको पता होना चाहिए। फिर दूसरा, क्योंकि इसकी इन्फेक्शन होती है तो उस स्पुटम में से स्मेल आएगी, वो प्यूरिलेंट होता है, ठीक है, उसमें आपको हो सकता है पस मिले, ये आपने याद रखना है, ये आपको पता होना चाहिए। बाकी इसकी जो डायग्नोसिस है, जो ट्रीटमेंट है, वो इंशाल्लाह मेडिसिन के साथ कल करेंगे। तो ये बेसिकली आप लोगों को इसके अंदर जो है ना वो ब्रोंकिक्टेसिस के अंदर सारी चीजें पता होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज ब्रोंकिक्टेसिस, फिर उसके बाद व्हाट आर द काजेस, फिर उसके बाद व्हाट इज पैथोफिजियोलॉजी, ये आपको सारी चीजें इसमें क्लियर होनी चाहिए। अब हम इसको पढ़ते हैं फर्स्ट एड से, ताकि हमें पता चले कि हमने जो चीज पढ़ी है, ठीक है, उसकी कुछ सेंस भी बनती है या नहीं हमें समझ आती। तो अब फर्स्ट एड से हम लोग पढ़ते हैं। सब लोगों को ब्रोंकिक्टेसिस वाला पेज नजर आ रहा है? एस्थमा और ब्रोंकिक्टेसिस वाला पेज नजर आ रहा है? ठीक है जी, तो अब हम स्टार्ट करते हैं एस्थमा से, ठीक है, एस्थमा से स्टार्ट करेंगे। तो देखो उसने क्या लिखा है, एस्थमा क्या है, ये एक लंग की ऐसी डिजीज है जिसमें इंटरमिटेंट, इंटरमिटेंट का मतलब है कभी कभार, क्या होती है, ऑब्स्ट्रक्शन होती है। और ये ऑब्स्ट्रक्शन क्यों होती है, इसकी ट्रिगर होती है, एलर्जिक हो सकता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है बॉडी के अंदर, ठीक है, उसके बाद एटोपी हो सकता है। एटोपी क्या होता है, इट इज जेनेटिक टेंडेंसी टू डेवलप एलर्जिक डिजीज, ये आप लोगों ने साथ लिखनी है चीजें। फिर उसके बाद सेम्टर ट्राइएड, ये भी पढ़ा दिया कि एनसेड या एस्प्रिन की वजह से क्या होता है, आपका एस्थमा जो है ना वो एक्सेजरबेट हो जाएगा, आपको नेजल पॉलिप्स होंगे, आपको कोक्स इनहिबिटर की सेंसिटिविटी मतलब बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से ल्यूकोट्रिन ज्यादा बनेंगे, एयरवे कंस्ट्रिक्शन होगी और एस्थमा होगा, जिसको सेम्टर ट्राइएड बोलते हैं। फिर उसके बाद है डायग्नोसिस, ये क्लिनिकल डायग्नोसिस होती है, ठीक है, इसमें मरीज को डिस्निया, कफिंग, वीजिंग, टेकिपनिया, ठीक है। अब देखो सिम्टम क्यों ऐसे, डिस्निया क्यों होगा, भाई सिंपल सी बात है, एयरवे की स्पाज्म हुआ पड़ा है, एयरवे के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हुई पड़ी है, तो सांस लेने में तो मसला आएगा ना, डिस्निया होगा। कफ क्यों आएगी, जब आपका वहां पे डैमेज होगा, आपकी इन्फ्लेमेशन होगी, तो जहां पे इरिटेशन होती है वहां पे आपको कफ आएगी, वहां पे आपकी नर्व एंडिंग्स होती हैं वो इरिटेट होंगी, तो आपको कफ आएगी। फिर उसके बाद वीजिंग, वीजिंग क्यों आएगी, क्योंकि एयरवे आपका बंद है, नैरो है, ठीक है। टिकिपनिया क्यों होगा, क्योंकि सांस आपका सही नहीं होगा, आप सांस तेज तेज लोगे, तो टिकिपनिया होगा। तो देखो, अगर मुझे पैथोफिजियोलॉजी पता है ना, तो मुझे इनको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है कि यार एस्थमा पर, इस्थमा के अंदर पता नहीं क्या सिम्टम आएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ये डायग्नोसिस वाला पार्ट है, ये इंशाल्लाह हम कल करेंगे। उसके बाद मैकेनिज्म है, ये टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, इसमें स्मूथ मसल की हाइपरट्रोफी, हाइपरप्लेजिया होता है।
ब्रोंकाई हाइपर रिस्पॉन्सिव होते हैं, इसलिए उनकी ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होती है, और ये रिवर्सिबल डिजीज है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट आप लोगों ने याद रखना। और इसमें म्यूकस प्लग बनता है। रिवर्सिबल का मतलब होता है कि मरीज अगर एलर्जी से दूर होगा तो अस्थमा ठीक हो जाएगा, अगर फिर करीब आएगा तो फिर अस्थमा हो जाएगा। अच्छा जी, कर्शमैन स्पाइरल उसने लिखा हुआ है कि आपके जो म्यूकस प्लग होता है उसके अंदर आपके एपिथेलियम शेड होते हैं। तो सिंपल याद रखो, एपिथेलियम जो शेड होते हैं वो शेड होके क्या बनाएंगे, म्यूकस प्लग बनाएंगे, उसको कर्शमैन स्पाइरल बोलते हैं। और ये आप लोग नीचे देख सकते हैं, ये आपको जो नजर आ रहा है ना ये वाला, ठीक है, ये क्या है, ये बेसिकली आपका कर्शमैन स्पाइरल है, ये आपने याद रखना है। फिर उसके बाद है चारकोल लेडिन, ये भी पढ़ा दिया कि स्पुटम के अंदर आपके जो इयोजिनोफिल्स हैं जब इनकी ब्रेकडाउन होती है तो वहां पे क्या होंगे, आपके पास हेक्सागोनल डबल पॉइंटेड क्रिस्टल बनेंगे। ये आप लोग नीचे डायग्राम में देखो, ये आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली दीज आर दी हेक्सागोनल डबल पॉइंटेड, मतलब एक ये पॉइंट और एक ये डबल पॉइंटेड है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसको बेसिकली चारकोल लेडिन क्रिस्टल बोलते हैं। अब मुझे ये बताओ कि अस्थमा के अंदर ये जो आपका मतलब जितना उन्होंने लिखा हुआ है, इसमें कोई ऐसी चीज जिसकी आपको सेंस ना बन रही हो या आपको ना समझ आ रही हो कि यार पता नहीं इसका मतलब क्या है, ये क्या लिखा हुआ है, जस्ट इस पार्ट को निकाल के, ये मैं कल करवाऊंगा, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों ने बताना है, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद है ब्रोंकियोक्टेसिस। ब्रोंकियोक्टेसिस के बारे में क्या लिखा है, ये भी आपकी ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज है। सब लोगों को मेरी आवाज आ रही है, आप लोगों को मेरी आवाज ठीक है। तो ब्रोंकियोक्टेसिस क्या ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज है, ये सिस्टिक फाइब्रोसिस में ज्यादा होती है। इसमें मरीज को क्रोनिक कफ आएगी, स्पुटम आएगा प्योरलेंट, उसमें पस बनेगी, ठीक है। इसमें रिकरेंट इन्फेक्शन होती है, फिर उसके बाद इसमें एयरवे की डायलिटेशन होती है, ब्रोंकाई थिक हो जाती है, ठीक है। और इसको भी आप लोग पीएफटी के ऊपर आपको, अब देखो ये बेसिकली उसने डायग्नोसिस लिखी हुई है कि जब आप लोग पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करेंगे तो उसमें आपको ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न मिलेगा। क्या पढ़ाया था कि जो रेशियो है वो आपको 0.8 से या 0.7 से लेस मिलेगी, उसको ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न बोलते होते हैं। पैथोफिजियोलॉजी में क्या है कि इन्फेक्शन होगी, इन्फेक्शन के बाद इन्फेक्शन के साथ ही ऑब्स्ट्रक्शन और आपका इम्पेयर्ड क्लियरेंस होगा। तो अब इन्फेक्शन है, ऑब्स्ट्रक्शन है और क्लियरेंस इम्पेयर है, इन सब की वजह से क्या होगा, होस्ट रिस्पॉन्स डिसरेगुलेट होगा, ब्रोंकियल इन्फ्लेमेशन होगी और वहां पे एयरवे डायलेट हो जाएंगे। ये आप लोगों को पढ़ाया है। नोट्स में क्या लिखा है, काजिज के हैं कि फॉरेन बॉडी हो सकता है, मैस हो सकता है, ये सारे ऑब्स्ट्रक्शन कराएंगे। प्योर सिलरी मोटेलिटी स्मोकिंग की वजह से या क्रेटाजिनार सिंड्रोम की वजह से। फिर सिस्टिक फाइब्रोसिस है, इसमें आपका कफ अप इंसपिस्टिड जो है ना वो म्यूकस प्लग बनते हैं। फिर एलर्जिक ब्रोको पल्मोनरी एस्परजिलोसिस है, ये माइक्रो के अंदर आप लोग पढ़ेंगे कि बेसिकली इम्यूनो कम्प्रोमाइज लोगों के अंदर, या सिंपल याद रखो कि वो लोग जिनको एस्थमा होता है, ठीक है, एलर्जिक डिसऑर्डर है, तो उनके अंदर फंगस अटैक करती है स्पर्जिलस, ठीक है, उसको स्पर्जिलोसिस बोलते हैं। फिर पल्मोनरी इन्फेक्शन माइकोबैक्टीरियम एवियम की वजह से। तो ये उसने यहाँ पे जो है ना वो सारा लिखा हुआ है आपका। तो ये बेसिकली आपका टॉपिक था इनके अंदर। अच्छा जी, उसके बाद कल वाले टॉपिक पढ़ते हैं। आप लोगों को कल भी पढ़ाया था, ठीक है, ये थिक होता है, ठीक है, इंस्पिस्टेड का मतलब होता है जो थिक म्यूकस हो, ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना। ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज में क्या लिखा है जी, आपका ऑब्स्ट्रक्शन एयर फ्लो। अच्छा, अब ये जो उसने लिखा है ना, FEV रेशियो कम होगी, सॉरी, FEV1 कम होगा, FVC कम होगा, और इसकी रेशियो आपके पास लेस देन 0.7 आएगी, ठीक है। उसके बाद रेजिडुअल वॉल्यूम ज्यादा होगा, FRC ज्यादा होगा, TLC ज्यादा होगा। ये भी कल पढ़ा दिया था कि लंग्स के अंदर एयर ट्रैप होती है, एयर ट्रैप होने की वजह से क्या होगा, आपके वॉल्यूम बढ़ जाएंगे लेकिन जो रेशियो होगी वो कम आएगी, ये आपने याद रखना है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि आपके जो एयरवेज हैं वो क्लोज हो जाते हैं, ठीक है, आपके लंग के वॉल्यूम हाई हो जाएंगे। COPD के अंदर आपका ब्रोंकाइटिस और एम्फेजीमा आता है, एस्थमा और ब्रोंकिटिस नहीं आता। अच्छा जी, उसके बाद है COPD क्यों होता है, ये टोबैको स्मोकिंग की वजह से होता है, मेजर रिस्क फैक्टर है, पोल्यूटेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, एलर्जन हो सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसमें मतलब COPD के अंदर क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फेजीमा आता है, ये दोनों मतलब को एग्जिस्ट करती का मतलब ये है कि ऑलमोस्ट मतलब अगर एक बंदे के अंदर आपके पास ब्रोंकाइटिस है तो मे भी उसको एम्फेजीमा भी हो सकता है। अच्छा जी, उसके बाद है एक्सेजर्बेशन। इसका मतलब ये होता है, देखो अक्सर बच्चों को ये समझ नहीं आ रही थी ये क्या होता है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि एक मरीज है, उसको जो है ना वो एस्थमा है, लेकिन क्या हुआ, उसको सडन इन्फेक्शन हुई, इन्फेक्शन के बाद उसका जो एस्थमा है ना वो वर्स हो गया, उसको बोलते हैं एक्सेजर्बेशन, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इसमें लिखा है कि सिम्टम आपके वर्स होंगे, क्यों, जब भी आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन होती है, इन इन्फेक्शंस के बाद आपके सिम्टम अगर वर्स होते हैं तो उसको एक्सेजर्बेशन बोलते होते हैं। बस ये आप लोगों ने याद रखना है। उसके बाद क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है, ठीक है,
क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के अंदर ये क्लिनिकल डायग्नोसिस है, इसमें मरीज को खांसी आती है 3 महीने से ज्यादा और 2 साल से ज्यादा। ठीक है, मतलब ये है कि एक मरीज होगा वो आपको आके बोलेगा डॉक्टर साहब 3-4 साल से खांसी आ रही है और 1 साल में 3 महीने से ज्यादा मसला होता है। तो ये जो ग्रेटर देन 3 मंथ है ना, इसका यही मीनिंग है कि आपको 2 सालों के अंदर, मतलब 1 साल है तो उसमें आपको 2-3 महीने से ज्यादा मसले हैं, लेकिन साल भी 2 होने चाहिए। ठीक है, कि 2 साल होंगे, 2 सालों में आपको 3 महीने से ज्यादा मसला आना चाहिए। तो ये आप लोगों ने याद रखना है, क्योंकि इसके बगैर हिस्ट्री इनकम्प्लीट है, इसके बगैर आपकी डायग्नोसिस इनकम्प्लीट है। तो ये मरीज से पूछना होता है हमने कि आपको खांसी आ रही है तो कब से आ रही है, अगर वो खांसी आ रही है तो 1 साल में कितने महीने आती है, तो डेट्स से फिर हमें डायग्नोसिस समझ आती है। डिस्निया होता है, वीजिंग, क्रैकल्स, ये कल आप लोगों को पढ़ा दिया था। साइनोसिस क्यों होती है ये भी पढ़ा दिया था। हाइपोक्सीमिया होता है शंटिंग की वजह से, पोलीसाइथीमिया होगा। फिर इसमें जो मेटाप्लेजिया होता है ये भी पढ़ा दिया था। सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलेटेड जो कलमनर एपिथेलियम है ये चेंज होगा स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस के अंदर। मैकेनिज्म क्या था, हाइपरट्रोफी एंड हाइपरप्लेजिया ऑफ म्यूकस सेक्रेटिंग ग्लैंड इन ब्रोंकाई, ये भी पढ़ा दिया था कि इसके अंदर जो ग्लैंड्स होते हैं उनकी हाइपरट्रोफी या हाइपरप्लेजिया होता है। रीड इंडेक्स ये भी पढ़ा दिया था कि ये क्या होता है, आपका एपिथेलियम और कार्टिलेज, एपिथेलियम और कार्टिलेज इसके दरमियान, ठीक है, क्या होता है, आपके म्यूकोजल ग्लैंड और आपकी जो वाल की थिकनिंग होती है ना वो इंक्रीज हो जाती है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, एपिथेलियम और कार्टिलेज के दरमियान आपकी जो वाल है और आपके जो म्यूकोजल ग्लैंड है इनकी थिकनिंग ज्यादा हो जाती है, ग्रेटर देन 50%, तो वो रीड इंडेक्स बढ़ जाते हैं, ये आपने याद रखना। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है एम्फाइजीमा। तो उसने लिखा है कि बेसिकली इसकी जो डायग्नोसिस है वो रेडियोलॉजिकल या बायोप्सी से करनी होती है। चेस्ट एक्सरे में बैरल चेस्ट होती है, एक डायमीटर बढ़ जाता है, डायफ्राम फ्लैट होता है, लंग फील्ड, अब इसका क्या मतलब है लंग फील्ड ल्यूसेंसी, मतलब ये है कि आपके लंग्स ज्यादा ब्लैक हो जाते हैं क्योंकि एयर ट्रैप हो रही है, उसको बोलते हैं इंक्रीज लंग फील्ड ल्यूसेंसी। फिर इसके अंदर एल्व्यूलर वॉल डिस्ट्रक्शन होती है, लंग का कंपेंस बढ़ जाता है, रिकॉइलिंग पावर कम, क्योंकि मैंने आपको कल क्या पढ़ाया था, इलास्टिक टिश्यू, इलास्टिक टिश्यू अगर डिस्ट्रॉय होगा तो लंग रिकॉइल नहीं कर सकते ज्यादा। ठीक है, उसके बाद एल्व्यूलर कैपिलरी जो होगी वो मेम्ब्रेन उसकी डैमेज होगी। देखो ना, अगर लेट्स सपोज कि आपकी अल्व्यूलाई है तो जब आपके इलास्टेसिस आएंगे और जब वो आपकी इस एल्व्यूलाई के अंदर इलास्टिक टिश्यू को डैमेज करेंगे तो साथ में वो कैपिलरी को भी डैमेज करेंगे। जब कैपिलरी डैमेज होगी तो आपकी डिफ्यूजन लंग कैपेसिटी जो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड की वो कम हो जाएगी। और ये एमसीक्यूज है, आपको पता होना चाहिए कि ये एम्फाइजीमा में क्यों कम होती है, बिकॉज ऑफ डैमेज ऑफ कैपिलरी मेम्ब्रेन, और इसमें एयर स्पेस बढ़ जाती है, एयर ट्रैप हो जाएगी। फिर उसके बाद सेंट्री एसिनर और पैन एसिनर पढ़ाया था कि अगर आपके जो अपर लोब्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, डिस्टल आपके स्पेयर होंगे, ये स्मोकिंग में होता है। पैन एसिनर में पढ़ाया था ये आपका जो लोअर लोब के अंदर ब्रोंक्यूल और अल्वुलाई है उनको अफेक्ट करेगा, और ये अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन के साथ होते हैं। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है कि बेसिकली जो आपका ये एम्फाइजीम है इसमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होगी, उसके अंदर आपके CD8 सेल, न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेजेस एक्टिवेट होंगे, वो आपका क्या करेंगे, प्रोटीएजेस को ज़्यादा रिलीज करेंगे, एंटी प्रोटीएजेस कम होंगे, जिसकी वजह से इलास्टेज की एक्टिविटी बढ़ जाएगी, इलास्टेज ज़्यादा होगा तो इलास्टिक फाइबर खत्म हो जाएगा, अल्व्यूलर डिस्ट्रक्शन होगी, ये आपने पढ़ा था। फिर उसके बाद पढ़ाया था कि अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की अगर डेफिशिएंसी होती है तो आपका एंटी प्रोटीएज नहीं होगा। ठीक है, अगर, क्योंकि देखो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन क्या है, ये ऐसा एंजाइम है जिसने इलास्टेज को इनहिबिट करना है, तो उसको एंटी प्रोटीएज इसलिए बोलेंगे। तो ये एंटी प्रोटीएज है, जब आपकी बॉडी में नहीं होगा तो न्यूट्रोफिल का जो इलास्टेज है ये ज़्यादा एक्टिव होगा, ज़्यादा एक्टिव होगा तो क्या करेगा, इलास्टिक फाइबर को ज़्यादा डैमेज करेगा, ये आप लोगों ने याद रखना है। तो ये बेसिकली आप लोगों का टॉपिक था। अच्छा, अब कल आप लोगों को पढ़ाया था ये राइनोसाइनोसाइटिस का टॉपिक, ठीक है, एपिस्टेक्सिस का भी, ये भी मैं पढ़ा देता हूँ। तो देखो सबसे पहले राइनोसाइनोसाइटिस के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि साइनस की ऑब्स्ट्रक्शन होती है आपकी नेजल कैविटी के अंदर। ठीक है, जब साइनस की ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो ड्रेनेज भी ठीक से नहीं होगी, तो वहां पे इन्फ्लेमेशन होगी, पेन होगी। ठीक है, फिर उसके बाद साइनस उसने लिखा हुआ है कि आपका जो मैक्सिलरी साइनस है ये सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होता है। तो देखो यहाँ पे आपके फ्रंटल साइनस है, यहाँ पे आपके थमाइडल साइनस है, यहाँ पे आपके ये वाले मैक्सिलरी साइनस है। ठीक है, ये मैक्सिलरी साइनस है। तो मैक्सिलरी साइनस सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं क्योंकि इनका जो ओस्टिया होता है वो स्पीरियो मिडिली होता है और वो अगेंस्ट द ग्रेविटी होता है। ये कल पॉइंट बड़े अच्छे से आप लोगों को पढ़ाया था। ठीक है, फिर उसने लिखा है कि रेड एरो पॉइंट टू फील्ड। अब देखो एक साइड पे आपको ब्लैक, ये ब्लैक नजर आ रहा है और यहाँ पे आपको ब्लैक नहीं नजर आ रहा, तो यहाँ पे क्या चीज है, यहाँ पे बेसिकली आपकी
जो है ना वो एयर फ्लूइड आपको मतलब लेवल यहाँ पे इन्फेक्शन थी कोई ना कोई, जिसकी वजह से वहां पे फ्लूइड इकट्ठा हो गया। फिर उसके बाद उसने लिखा है सुपीरियर मीएटिस किसको ड्रेन करता है, पोस्टीरियर एथमाइडल को, ये एमसीक्यूज है। फिर उसके बाद मिडल मीएटिस किसको ड्रेन करता है, फ्रंटल मैक्सिलरी और एथमाइड, ये भी एमसीक्यूज है। फिर उसके बाद इंफीरियर मीएटिस आपका नेजोलेक्टिमल डक्ट को। फिर मैंने पढ़ाया था कि राइनोसाइटिस क्यों होता है, वायरसेस की वजह से राइनो वायरस है, इसके ऊपर इन्फेक्शन हो सकती है जिसको सुपर इम्पोज बैक्टीरियल इन्फेक्शन बोलेंगे। उसमें ज़्यादातर अमाफ्लस इन्फ्लुएंजा, एस नमोनी और मोरेक्सिला कैटराइलिस आते हैं। और ये लाइन छोड़ दी थी कल, हमारे नहीं पढ़ पाए थे, अब मैं इसको बताता हूँ। देखो लेट्स सपोज, अब आप लोगों ने इस डायग्राम को अच्छे से समझना है। देखो ये आपका ऑर्बिट है, ये आपकी आईज है, ठीक है, यहाँ पे आपकी आईज है। अब आप लोगों ने मुझे बताना है, अगर एक मरीज उसको यहाँ पे मैक्सिलरी इन्फेक्शन है या अगर उसको फ्रंटल साइनस की इन्फेक्शन है, तो मुझे ये बताओ कि ये साइनसेस आईज के करीब है या दूर है, जल्दी से मुझे बताएं। ये आईज के पास है या दूर है, ये बिल्कुल आपकी आईज के करीब होते हैं। तो जो आपकी पैरा नेजल साइनसिस की इन्फेक्शन होती है ना, वो आपके ऑर्बिट के अंदर एक्सपेंड कर जाती है। अगर वो ऑर्बिट में एक्सपेंड करेगी तो वहां पे सेलुलाइटिस होगा, ठीक है, उसको ऑर्बिटल सेलुलाइटिस बोलते हैं। फिर अगर ये आपके ब्रेन में जाती है तो ब्रेन के अंदर कवर्नर साइनस होता है, ठीक है, ये इसको इसकी इन्फेक्शन करवा सकती है, या आपके ब्रेन के अंदर जाके इन्फेक्शन करवा सकती है। क्योंकि देखो ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा ENT के जो कान है, इसका जो मतलब रिलेशन होता है वो नोज के साथ होता है, और नोज का थ्रो, इसीलिए इनको इकट्ठा पढ़ते होते हैं। और ये जो आपकी नेजल साइनसिस का आपकी जितना भी नेजल प्रोसेस होता है ना, इसका ब्रेन के साथ भी कनेक्शन होता है, ठीक है। डेट्स वाई जब भी मरीज को कान की इन्फेक्शन हो, नाक की इन्फेक्शन हो, हम लोग ब्रेन के बारे में बड़ा कॉन्शियस होते हैं, ठीक है। डेट्स वाई उसने लिखा है कि ब्रेन के अंदर भी ये चली जाएगी, और ब्रेन में जाके फिर जहरी बात है, ये ब्रेन के अंदर अगर मेनिंजाइटिस करवा सकती है। मेनिंजाइटिस क्या होता है, जब आपके ब्रेन के अंदर मेनिंजिस की इन्फेक्शन होती है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर क्वर्नर साइनस को डैमेज करेगी तो क्वर्नर साइनस सिंड्रोम हो सकता है। अगर ऑर्बिट को डैमेज करेगी तो ऑर्बिटल सेलुलाइटिस हो सकता है। ऑर्बिटल सेलुलाइटिस क्या है, सिंपल याद रखो, आइस के इर्द गिर्द वाला जो एरिया होता है ना, उसको ऑर्बिट बोलते हैं, क्योंकि इसमें आपकी आइस पड़ी होती है। तो जब इसकी इन्फेक्शन होती है उसको ऑर्बिटल सेलुलाइटिस बोलते हैं, ठीक है। ये आपने याद रखनी है। ये स्टार्चिंग ट्यूब हम लोग पढ़ेंगे, हमने एयर के अंदर इंशाल्लाह जब सीएनएस पढ़ना है वहां पे पढ़ेंगे। तो ये बेसिकली आपका था राइनोसाइनोसाइटिस। उसके बाद एपिस्टेक्सिस है, नोज ब्लीड को कहते हैं, इसमें इंटीरियर ब्लीडिंग कॉमन होती है जहाँ पे कैसलवेज प्लेक्सिस होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये लाइफ थ्रेटनिंग आपकी पोस्टीरियर होती है जहाँ पे स्फीलोपेलेटाइन आर्टरी का मसला बनता है। स्फीलोपेलेटाइन आपकी मैक्सिलरी आर्टरी की ब्रांच, ये एमसीक्यूज है कि इंटीरियर आपकी कैसलवेज प्लेक्सिस, पोस्टीरियर आपकी स्फीनोपेलेटाइन। और इसमें काजेस क्या होती हैं, फॉरेन बॉडी ट्रॉमा, एलर्जी हो सकती है, एलर्जिक राइनाइटिस थी। उसके बाद नेजल एंजियोफाइब्रोमा, ये भी मैंने आपको बताया था कि नाक के अंदर बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं, ठीक है, बच्चों के अंदर, तो नेजल एंजियोफाइब्रोमा उसको बोलते हैं। तो ये अडोलेसेंट मेल्स के अंदर, ठीक है, ये ज्यादातर जो है ना वो प्रेजेंट होते हैं। फिर उसके बाद उसने क्या, कैसलवेज प्लेक्सिस किससे बनता है, लिबियल आर्टरी से, इंटीरियर एंड पोस्टीरियर थमाइडल आर्टरी से, ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी से, स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी से। बेसिकली ये आर्टरीज मिल के गुच्छा बनाती हैं, उस गुच्छे को कैसलवेज प्लेक्सिस बोलते होते हैं। बस ये आपने याद रखना है। उसके बाद ये आपका थोड़ा सा पार्ट था जो हम हमारा स्किप था, कि हेड एंड नेक कैंसर। अब इसमें जो पॉइंट मैं हाईलाइट करवाऊंगा ना, बस उसको आप लोगों ने याद रखना है। सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में एमसीक्यू जाए कि हेड और नेक का मोस्ट कॉमन कैंसर कौन सा है, आप लोगों ने स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा को पिक करना है। ये फर्स्ट पॉइंट पता होना चाहिए। अब हेड और नेक का कैंसर जो स्क्वेमस सेल है, ये क्यों होता है, ठीक है। टबैको स्मोकिंग है, अल्कोहल है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस 6, और ये एमसीक्यूज है। देखो, एक होता है नेजोफेरेंक्स, ठीक है, और एक होता है ओरोफेरेंक्स, दीज आर दी पार्ट्स ऑफ फेरेंक्स। तो जो ओरोफेरेंक्स का कैंसर होता है ना, वो इब्स्टन बार वायरस करवाते हैं। जो नेजोफेरेंक्स का जो सॉरी जो आपका नेजोफेरेंक्स का कैंसर होता है ना, नेजोफेरेंक्स का, वो इब्स्टन बार वायरस करवाते हैं। और जो आपका ओरोफेरेंक्स होता है, ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस 16 करवाता है। और ये एमसीक्यूज है कि विच स्ट्रेन इज एसोसिएटेड विद नेजोफेरेंजियल या ओरोफेरेंजियल कैंसर। तो उसमें याद रखो वायरस, और दोनों ही वायरसेस हैं, ठीक है। आपके पास ह्यूमन पेपिलोमा भी वायरस है और इब्स्टन बार वायरस है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है फील्ड कैंसराइजेशन। अब इसका कंसेप्ट हर बच्चे को पता होना चाहिए। फील्ड कैंसराइजेशन क्या होता है, देखो लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि ये आपका जो है ना वो नेक का या हेड का एरिया है, यहाँ पे एक एरिया वो डैमेज होता है, दिस ये एरिया आपका डैमेज होता है, ठीक है। डैमेज कैसे होगा, कोई ना कोई केमिकल, कोई ना कोई कार्सिनोजन, कोई ना कोई टॉक्सिक मॉलिक्यूल हो सकता है, जो क्या करता है, इस म्यूकोजल एरिया को ये आके डैमेज करते हैं। अब देखो, आपने एक एरिया को डैमेज किया है, ठीक है, एक एरिया को डैमेज करने से
अगर उसके आस पास वाले मल्टीपल एरियाज के ऊपर कैंसर ऑटोमेटिक बन जाते हैं ना, मतलब देखो ना, अगर आपने पॉइंट ए है, अगर यहाँ पे डैमेज किया है तो कैंसर तो यहाँ पे बनना चाहिए ना, लेकिन आपको बाद में पता चलेगा कि पॉइंट बी पे भी कैंसर बन गया, जहाँ पे आपने डैमेज नहीं भी आपका हुआ था। तो बेसिकली इसको बोलते हैं फील्ड कैंसराइजेशन, कि आपके पास क्या होगा कि कार्सिनोजन डैमेज करेगा म्यूकोजल एरिया को, बाद में मल्टीपल ट्यूमर बन जाएंगे आपके, जो है ना वो दूसरे एरिया के ऊपर भी, ठीक है, जहाँ पे एक्सपोजर नहीं भी हुआ होगा। ये आपने याद रखना है। या बाज दफा क्या होता है, देखो एक मरीज को पार्ट ए का डैमेज हुआ, वो डैमेज आपने मतलब ठीक कर दिया, ठीक है, डैमेज आपने ठीक किया है, और जिसने डैमेज किया ना उसको भी बॉडी से रिमूव कर दिया है, लेकिन आपको बाद में पता चलेगा कि यार ये तो ठीक हुआ था, लेकिन अब वहां पे कैंसर बन गया, ठीक है। तो इसको भी बेसिकली हम लोग फील्ड कैंसराइजेशन बोलते होते हैं। तो ये दोनों कंसेप्ट आप लोगों ने याद रखने। फिर उसके बाद है जो नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा, ये कैसे प्रेजेंट करते हैं, मतलब अगर किसी मरीज को नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा है वो कैसे आएगा। तो नेजोफेरेंजियल का मतलब क्या है कि आपका जो नेजोफेरेंजियल पाथवे वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन होगी, तो उसकी वजह से यूनिलैटरल आपके नेजल ऑब्स्ट्रक्शन होगी, वहां पे डिस्चार्ज होगा, एपिस्टेक्सिस नेजल ब्लीडिंग होगी। और ये हर बच्चे को पता होना चाहिए स्टाचियन ट्यूब क्या होता है। ये ऐसी ट्यूब है जो आपके कान और आपके गले के दरमियान इसका कनेक्शन होता है, ठीक है। ये हर बच्चे को पता होना चाहिए स्टाचियन ट्यूब क्या है। ये ऐसी ट्यूब है जो आपके कान और आपके मतलब कह लो कि थ्रोट के दरमियान इसका कनेक्शन होता है, और इसका मेन फंक्शन होता है बैलेंस, ठीक है। आपके कान के अंदर जो प्रेशर है ना उसको बैलेंस करके रखना, ये इसका मेन फंक्शन होता है। और जब इसकी ऑब्स्ट्रक्शन होती है तो आपको कानों का इन्फेक्शन, ओटाइटिस मीडिया होता है, वहां पे क्या हो जाएगा, आपकी पस बन जाएगी कान के अंदर, तो उसको फ्यूजन बोलेंगे, आपको हेयरिंग लॉस हो सकता है, ये आपको बताना चाहिए। उसके बाद आपका आता है लेरेंजियल पेपिलोमेटोसिस। अब बेसिकली इसी का दूसरा नाम है रिकरेंट रेस्पिरेटरी पेपिलोमेटोसिस, ठीक है, इसी को लेरेंजियल पेपिलोमेटोसिस बोलते होते हैं। ये बेसिकली ना आपके लेरेंक्स का ट्यूमर, लेरेंक्स के ट्यूमर को बोलते होते हैं लेरेंजियल पेपिलोमेटोसिस। और ये ट्यूमर कहाँ से बनता है, ये भी एमसीक्यूज है। जो आपके वोकल कॉर्ड्स होते हैं ना, आपके वोकल कॉर्ड्स के अंदर एपिथेलियम होता है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। तो ये जो लेरेंजियल पेपिलोमेटोसिस है ना, बेसिकली इट इज द ट्यूमर ऑफ वोकल कॉर्ड, जो कहाँ से ओरिजिनेट होता है, इट ओरिजिनेट फ्रॉम स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, और ये बिनाइन होते हैं, ठीक है। बच्चों में ये ज्यादातर ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से होते हैं, कि एक मदर होगी उसको एचपीवी की इन्फेक्शन होगी, उसने बच्चे को ट्रांसमिट कर दिया लेबर के दौरान, ये आपको बताना चाहिए। और ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस 6 और 11। अब ये एमसीक्यूज है, देखो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए कि ओरोफ्रेंजियल कैंसर कौन सी टाइप से होता है एचपीवी की, तो वो 16 है। जो आपके वोकल कॉर्ड का ट्यूमर है या आपकी लेरिंक्स का ट्यूमर है, जिसको लेरेंजियल पेपिलोमेटोसिस बोलते हैं, वो 6 और 11 बिनाइन होते हैं। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इसमें बेसिकली जो सिम्टम्स हैं वो क्या आएंगे, जब आपका वोकल कॉर्ड ही बंद हो जाएंगे तो फिर जहरी बात आप बोल नहीं सकते, आपको वॉइस के अंदर प्रॉब्लम होगी, होर्सनेस, जब आपका इंफ्राग्लोटिक या ग्लोटिक एरिया पे ऑब्स्ट्रक्शन होगी। अगर आपकी सुप्राग्लोटिक है तो आपको डिस्फेजिया होगा। तो मतलब अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन है कि एक मरीज है, उसको खाना स्वालविंग करते हुए मसला है, डिस्फेजिया पेन होती है, उसकी आवाज में मसला आ रहा है, होर्सनेस है, ओल्ड एज पर्सन है या यंग पर्सन है, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर है, तंबाकू स्मोकिंग करता है, अल्कोहल पीता है, तो आप लोगों ने इस चीज को लाजमी सोचना। तो ये बेसिकली आप लोगों के जो है ना वो फर्स्ट एड से टॉपिक थे। अब आप लोग मुझे ये बताएं कि आप लोगों ने सीओपीडी का टॉपिक किया, फर्स्ट एड से आप लोगों को समझ आ गया। अब ये वाला कल इंशाल्लाह करेंगे, जो मीडिया स्टाइनल पैथोलॉजीज है ना, ये आप लोगों को कल करवा दी जाएंगी।